पिछले हफ्ते ही मेरे साथ एक छोटा सा हादसा हुआ। मेरा पसंदीदा कॉफी मग हाथ से फिसला और बस जमीन पर गिरते ही चकनाचूर। और जब मैं उसके टुकड़े उठा रही थी तो मैंने एक अजीब चीज देखी। कुछ टुकड़े तो बड़े थे जिन्हें मैं आसानी से उठा सकती थी, पर उनसे कहीं ज्यादा तो लगभग धूल जैसे बारीक कण थे। और मैं सोचने लगी कि ये धूल कहाँ से आई? एक ठोस चीज टूटकर सिर्फ टुकड़ों में क्यों नहीं बंटती? वो इस तरह पाउडर क्यों बन जाती है? क्या ये बस ऐसे ही होता है? आज हम इसी रोजमर्रा के हादसे के पीछे छिपे विज्ञान की पड़ताल करने वाले हैं। तो आज का हमारा मिशन इस पहेली को सुलझाना है, ये पता लगाना कि कैसे भौतिकी का एक सार्वभौमिक नियम ये तय करता है कि सभी चीजें एक ही छुपे हुए पैटर्न में क्यों टूटती हैं। ये सोचने में ही कितना दिलचस्प है ना? कि आपके किचन में टूटे उस कॉफी मग और लाखों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण से टूटे किसी धूमकेतु के टुकड़ों में कोई समानता हो सकती है। विज्ञान की भाषा में इसे फ्रैगमेंटेशन पैटर्न कहते हैं। और ये सिर्फ एक दिलचस्प ख्याल नहीं है, ये एक वैज्ञानिक हकीकत है। एक मिनट, क्या आप सच कह रहे हैं? मेरे मग और एक धूमकेतु में कनेक्शन? ये सुनने में थोड़ा ज्यादा लग रहा है। एक तो मिट्टी का मग है और एक बर्फ और चट्टान का गोला। दोनों के टूटने का तरीका एक जैसा कैसे हो सकता है? हाँ, मैं समझ सकता हूं कि ये यकीन करना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन ये सच है। फ्रांसीसी भौतिकविदों की एक टीम ने एक यूनिवर्सल लॉ खोजा है, एक ऐसा नियम जो बताता है कि टूटना कोई रैंडम, कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है। ये भौतिकी के दो बहुत ही बुनियादी सिद्धांतों पर टिका है। पहला है एंट्रोपी, जिसे हम मोटे तौर पर कह सकते हैं अव्यवस्था का माप, और दूसरा है प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। जब कोई भी चीज टूटती है तो वह अनजाने में इन दो सिद्धांतों के नियमों का पालन कर रही होती है। ठीक है, तो ये हमारी पहेली का पहला सुराग है, एंट्रोपी और प्रायिकता। ये दोनों शब्द मैंने फिजिक्स की क्लास में सुने थे, पर सच कहूं तो ज्यादा कुछ याद नहीं। इनका किसी चीज के टूटने से सीधा सीधा क्या लेना देना है? देखिए, इसे ऐसे समझते हैं, जब किसी चीज पर कोई बल लगता है, मान लीजिए आप उसे दबा रहे हैं या खींच रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो उस पर एक तनाव एक स्ट्रेस पैदा होता है। ये तनाव उस चीज के अंदर ऊर्जा जमा करता जाता है। जैसे आप किसी स्प्रिंग को दबाकर उसमें एनर्जी स्टोर कर रहे हो, बिल्कुल वैसे ही हर चीज की एक सीमा होती है, एक ब्रेकिंग पॉइंट। जब ये तनाव इस सीमा को पार कर जाता है तो वो इस जमा हुई ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए टूट जाती है। अब यहाँ एंट्रोपी और प्रायिकता का खेल शुरू होता है। ऊर्जा इस तरह से बाहर निकलती है कि जो नतीजा हो, यानी जो टुकड़े बने, वो सबसे ज्यादा प्रोबेबल हो और एनर्जी के लिहाज से सबसे ज्यादा एफिशिएंट हो। सबसे ज्यादा प्रोबेबल और एफिशिएंट, इसका क्या मतलब हुआ? क्या प्रकृति भी सोचती है कि अरे सबसे आसान तरीका कौन सा है? एक तरह से हाँ, बिल्कुल यही सोचती है। प्रकृति हमेशा सबसे कम मेहनत वाला रास्ता चुनती है। टुकड़ों का एक खास पैटर्न में बंटना, जिसमें कुछ बड़े, कुछ मंझले और बहुत सारे छोटे टुकड़े हों, जैसा आपके मग के साथ हुआ, वो ऊर्जा को बांटने का सबसे संतुलित और स्थिर तरीका है। अगर मान लीजिए सारे टुकड़े एक ही साइज के होते तो उसमें ज्यादा ऊर्जा लगती और वो नतीजा कम स्थिर होता। इसलिए जो पैटर्न हम देखते हैं वो असल में भौतिकी के नियमों का सबसे स्वाभाविक नतीजा है। तो जो हमें तबाही या बर्बादी लगती है, एक चीज का टूटना, वो असल में प्रकृति का ऊर्जा को सबसे सलीके से संभालने का तरीका है। ये बर्बादी नहीं है, ये तो एक बेहद कुशल प्रक्रिया है। इट्स नॉट क्योस, इट्स एफिशिएंट एनर्जी मैनेजमेंट। ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल, और यही तो विज्ञान की खूबसूरती है। जो हमें पहली नजर में पूरी तरह से बेतरतीब लगता है, उसके पीछे भी बहुत गहरे और सरल नियम काम कर रहे होते हैं, जिसे हम ब्रेकिंग इक्वेशन कह सकते हैं। और ये सिर्फ कोई थियरी नहीं है, ये बहुत सटीक भविष्यवाणियां कर सकता है। अगर हमें ये पता हो कि कोई चीज किस मटेरियल की बनी है और उस पर कितना तनाव डाला जा रहा है, तो ये समीकरण 3 मुख्य चीजों का अनुमान लगा सकता है। तो आप कह रहे हैं कि इस समीकरण से हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हम चीजों को बेहतर तरीके से तोड़ने के लिए भी डिजाइन कर सकते हैं, जैसे किसी पुरानी इमारत को गिराना हो तो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यही इसके व्यावहारिक उपयोगों में से एक है। लेकिन पहले यह समझते हैं कि यह समीकरण बताता क्या है। पहली चीज, ये बताता है कि टूटने पर कुल कितने टुकड़े बनेंगे। दूसरा, ये उन टुकड़ों का औसत आकार यानी एवरेज साइज क्या होगा, इसका अनुमान लगा सकता है। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है,
ये बड़े और छोटे टुकड़ों का अनुपात बता सकता है, यानी कितने प्रतिशत टुकड़े बड़े होंगे, कितने मध्यम आकार के और कितने आपके कॉफी मग की धूल की तरह बिल्कुल बारीक होंगे। ये समीकरण इस बात का पक्का सबूत है कि टूटना भी भौतिकी के उन्हीं सख्त नियमों का पालन करता है जिनसे ग्रह सितारे चलते हैं। ठीक है, समीकरण समझ में आया, लेकिन मैं अभी भी उस पल के बारे में सोच रही हूँ जब मग जमीन से टकराता है। उस 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में ऐसा क्या होता है कि एक ठोस चीज अचानक सैकड़ों टुकड़ों में बदल जाती है? क्या आप मुझे उस पल को स्लो मोशन में ले जा सकते हैं? जरूर। इस प्रक्रिया को समझने के लिए हमें फ्रैक्चर मैकेनिक्स की दुनिया में चलना होगा। ये सब एक झटके में नहीं होता, ये कई चरणों में होता है। जब मग पर जमीन से टकराने का तनाव पड़ता है तो सबसे पहले उसके अंदर बहुत ही छोटी सूक्ष्म दरारें, जिन्हें माइक्रो क्रैक्स कहते हैं, वो एक्टिव हो जाती हैं। ये दरारें हमें आंखों से नहीं दिखती, लेकिन ये पदार्थ की बनावट में पहले से ही मौजूद कमजोरियां होती हैं। 1 मिनट, अगर ये सूक्ष्म दरारें पहले से ही मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि हर चीज में टूटने की संभावना पहले से ही छिपी होती है। ये तो थोड़ा डरावना है। ये दरारें कब फैसला करती हैं कि अब बड़ा होने का वक्त आ गया? हाँ, एक तरह से हर चीज में अपनी कमजोरी की कहानी लिखी होती है, और ये दरारें तब बढ़ना शुरू करती हैं जब तनाव उनकी सहन शक्ति से ज्यादा हो जाता है। जैसे जैसे तनाव बढ़ता है, ये छोटी छोटी दरारें फैलने लगती हैं और एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश करती हैं। सोचिए, जैसे किसी नदी की छोटी छोटी धाराएं मिलकर एक बड़ी नदी बना लेती हैं। जब ये दरारें काफी हद तक एक दूसरे से जुड़कर एक नेटवर्क बना लेती हैं तो वस्तु की आंतरिक संरचना वो टूट जाती है, और ठीक इसी पल में वो सारी ऊर्जा जो तनाव के कारण जमा हुई थी एक धमाके के साथ आजाद हो जाती है और वस्तु टुकड़ों में बिखर जाती है। और यहीं पर वो पैटर्न बनता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हमारा अपराधी यानी दरार मौका वारदात पर फैलता कैसे है? बिल्कुल, और यहां सबसे जरूरी बात यह है कि ये दरारें बेतरतीब ढंग से नहीं फैलती। वे हमेशा ऊर्जा के न्यूनतम प्रतिरोध वाले मार्ग यानी पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस का पालन करती हैं। इसे ऐसे सोचिए जैसे सूखी मिट्टी में दरार पड़ती है, वो कभी सीधी रेखा में नहीं जाती, वो हमेशा उन जगहों से गुजरती है जहां मिट्टी सबसे कमजोर और पतली होती है। पदार्थ के अंदर भी ऐसी कमजोर रास्ते होते हैं और दरारें बस उन्हीं रास्तों पर चलती हैं। प्रकृति आलसी है, वो हमेशा शॉर्टकट लेती है। मेरी तरह उसे भी शॉर्टकट पसंद है। ठीक वैसा ही, चूंकि हर पदार्थ में ये कमजोर रास्ते एक खास तरीके से बटे होते हैं, इसलिए दरारों का नेटवर्क भी खास पैटर्न में ही बनता है। और यही वजह है कि आखिर में जो टुकड़े हमें मिलते हैं उनका वितरण पैटर्न आधारित होता है, रैंडम नहीं। मतलब अव्यवस्था में भी एक व्यवस्था। हाँ, ये प्रकृति का तरीका है, अव्यवस्था में भी एक व्यवस्था बनाने का। ठीक है, तो हमने इस रहस्य को सुलझा लिया है कि चीजें कैसे टूटती हैं, पर अब बड़ा सवाल ये है, एक आम इंसान के लिए ये जानना क्यों जरूरी है? इस जानकारी का असल दुनिया में क्या फायदा है? ये बहुत जरूरी सवाल है, और ये ज्ञान सिर्फ हमारी जिज्ञासा शांत करने के लिए नहीं है, इसके बहुत शक्तिशाली और व्यवहारिक उपयोग हैं। फ्रेगमेंटेशन लॉ का इस्तेमाल कई बड़े क्षेत्रों में किया जा रहा है जहां ये सीधे सीधे हमारी सुरक्षा और प्रगति से जुड़ा है। जैसे कि कोई एक उदाहरण दीजिए जो हमें इसकी असली ताकत दिखाए। चलिए खगोल विज्ञान की बात करते हैं। कल्पना कीजिए, अरबों मील दूर एक धूमकेतु बृहस्पति के विशाल गुरुत्वाकर्षण के करीब से गुजरता है और उसके तनाव से टूट जाता है। हम पृथ्वी पर अपनी दूरबीनों से उसके बिखरते हुए टुकड़ों को देखते हैं। अब इसी ब्रेकिंग इक्वेशन का इस्तेमाल करके सिर्फ उन टुकड़ों के आकार और उनके फैलाव के पैटर्न को देखकर वैज्ञानिक ये बता सकते हैं कि वो धूमकेतु सिर्फ बर्फ का एक कमजोर गोला था या उसके अंदर भारी चट्टानों का एक मजबूत केंद्र भी था। यह हमें अपने सौर मंडल के बनने की कहानी का एक और पन्ना पढ़ने में मदद करता है। हम अतीत को देख सकते हैं सिर्फ ये समझकर कि चीजें टूटती कैसे हैं। ये तो सच में कमाल है। क्या ये हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद करता है? बिल्कुल। भूविज्ञान और सुरक्षा इंजीनियरिंग को देखिए। जब कोई भूकंप आता है तो चट्टानें टूटती हैं और भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। भूकंप के बाद वैज्ञानिक मलबे के वितरण का विश्लेषण करते हैं, कहाँ बड़े पत्थर गिरे, कहाँ छोटी चट्टानें, और इस पैटर्न से वो ये पता लगा सकते हैं कि भूकंप की ऊर्जा जमीन के नीचे कैसे और कहाँ से रिलीज हुई। इस जानकारी से वो बेहतर सेस्मिक हैजार्ड मैप्स बना सकते हैं जो ये बताते हैं कि भविष्य में किन इलाकों को ज्यादा खतरा है। इससे इमारतों के लिए बेहतर सुरक्षा कोड बनाने में मदद मिलती है।
तो संक्षेप में कहें तो एक टूटे हुए पत्थर का पैटर्न ये बता सकता है कि अगली बार हमें अपना घर कहाँ और कितना मजबूत बनाना चाहिए। मतलब ये विज्ञान अप्रत्यक्ष रूप से जाने भी बचा सकता है। बिल्कुल, जाने बचा सकता है। तो कुल मिला के आज की हमारी पड़ताल से जो बात निकल कर आई है वो ये है कि हमारे आसपास की दुनिया उतनी अव्यवस्थित नहीं है जितनी दिखती है। जो घटना हमें एक हिंसक और अराजक अंत लगती है, मेरे कॉफी मग का टूटना, वो असल में प्रकृति का ऊर्जा को सबसे ज्यादा कुशल तरीके से प्रबंधित करने का एक नियमबद्ध तरीका है। जो चीज हमें पूरी तरह से अप्रत्याशित लगती है उसके पीछे भी भौतिकी के गहरे और सुसंगत नियम काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें बहुत ही दिलचस्प विचार की ओर ले जाता है। ये सोचना आकर्षक है कि अगर टूटने जैसी अराजक घटना में भी एक छिपा हुआ पैटर्न है जिसे हम गणित से समझ सकते हैं, तो हमारे आसपास ऐसी और कौन सी घटनाएं हैं जो हमें पूरी तरह से बेतरतीब लगती हैं, लेकिन शायद वे भी ऐसे ही सार्वभौमिक नियमों से बंधी हों जिन्हें हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। शायद ट्रैफिक जाम के बनने और खुलने के पैटर्न से लेकर शेयर बाजार के उतार चढ़ाव तक, या फिर सोशल मीडिया पर विचारों के फैलने के तरीके तक, हर अव्यवस्था में एक छिपी हुई व्यवस्था मौजूद हो सकती है। बस हमें उसे देखने का सही नजरिया और सही गणित खोजना बाकी है।